नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जल विद्या एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, आज उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल जल विद्या एजुकेशन पे आप देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद जानेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या क्या प्रोटेक्शन दी गई हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके पास साथ साथ हम जानेंगे हमारी डीपीएसपीस के बारे में और जानेंगे हम जुडिशरी के बारे में। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं? जस्टिसिएबल हैं। क्या हैं? जस्टिसिएबल हैं। यदि इनका वॉयलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। सो नाउ आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक एग्जाम्पल से, एशियन गेम्स वर्ल्ड कप। इसमें यह बताया गया है कि जब 1982 में एशियन गेम्स हो रहे थे तब एक स्टेडियम बन रहा था। इस स्टेडियम में बनाने के लिए कुछ वर्कर की जरूरत पड़ी, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कुछ वर्कर को हायर किया, लेकिन इन वर्कर को जो मिनिमम वेजेस दिए गए वो बहुत कम दिए गए। जैसे मिनिमम वेजेस 350 हैं तो उनको सिर्फ 200 रुपये दिए गए। तो कुछ साइंटिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और कहा कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है, इनको जो मिनिमम वेजेस हैं वो नहीं मिले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और कहा गवर्नमेंट से कि इनके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हुए हैं, आप इनको जो मिनिमम वेजेस हैं वो आप प्रोवाइड करो। एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में है माचल लातूंग का, जो 54 ईयर जेल में रहे। ये 23 ईयर के थे जब इनको अरेस्ट किया गया और ये विदाउट ट्रायल 54 ईयर्स मतलब जब 70 के हुए तब इनको जेल से रिहा किया गया। सो ये दो एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल हैं। इसमें भी फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, इसमें भी फंडामेंटल राइट्स का भी वॉल्यूशन हुआ है। तो ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं ये हम अब जानेंगे। एक होता है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट ये बताता है कि a bill of right lists rights that individually enjoy and protect them from violation। अब देखो क्या है बिल ऑफ राइट में, ये कहा है कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो कुछ राइट्स होंगे आपके जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में जो हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये सबसे पहले इनकी स्टार्टिंग मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी। मोतीलाल नेहरू एक कमेटी थी 1928 में, ये इन्होंने बिल ऑफ राइट की बात करी थी। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिसमें हमको हमारे सिटीजन्स को क्या प्रोटेक्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। कुछ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स भी हैं जो, और जो हमारे लीगल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं जिनको ऑर्डिनरी लॉ से प्रोटेक्ट किया गया है, और फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और यदि गवर्नमेंट हमारी फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करती है तो हम इनको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और एक बात और, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्या एब्सोल्यूट नहीं है? मतलब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल राइट्स पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या लगाए हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। नाउ अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं।
राइट नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी। ये हमारे आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, ये हमारे आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिए गए हैं। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारे आर्टिकल 23 एंड 24 में दिए गए हैं। उसके बाद हमारा राइट टू रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 में दिए गए हैं। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये आर्टिकल 29 से आर्टिकल 39 के बीच में दिए गए हैं। और हमारा 6 कॉन्स्टिट्यूशन राइट, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 से 35 के बीच में दिए गए हैं। अब चलिए हम हर आर्टिकल को डिटेल में एक्सप्लेन। अब देखिए अब हम ये सब फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में जानेंगे। हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी के बारे में जानते हैं। ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में दिया गया है। जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 14, ये कहता है कि राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये कहता है फ्रॉम चपरासी टू प्राइम मिनिस्टर, चपरासी टू प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सब ही एक समान है। लेकिन जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहता है कि जो लोग हैं वो, इक्वलिटी हमने वहां दी है जहां सिचुएशन सेम हो। कहां दी है? वहां जहां सिचुएशन सेम हो। जैसे कि जो व्यक्ति जैसा है हम उसको वैसा ट्रीट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमको जो रिजर्वेशन है उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी समाज में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक पार्टिकुलर ग्रुप जो जिसके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने रिजर्वेशन दिया। तो क्या है कि हमने इक्वलिटी तो दी, लेकिन हमने उन हमने इसके द्वारा, अब जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या करता है, हम आप बोलोगे कि ये तो इनइक्वलिटी हुई। ये इनइक्वलिटी इसलिए नहीं हुई क्योंकि बेटा, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उस समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए हमने रिजर्वेशन लाए हैं। और यदि हम चाहें तो जैसे जो व्यक्ति हैं लोअर कास्ट वाले, उनके साथ जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, तो आज हम बोल दें कि क्या जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन आया है, क्या वो हमारे साथ एक जैसे चल पाएंगे? क्या हम दोनों वर्ग को एक ही नाव में सवार कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एजुकेशनली ये बहुत ज़्यादा वीक हैं। इनको हमने समाज में एक्सेप्टेशन नहीं दी, तो हमको इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाने पड़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि ये लोग भी, इनका भी अपलिफ्टमेंट होने लगे। तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ भाई वही कहता है कि इक्वलिटी वहाँ होगी जहाँ पर सिचुएशन सेम होगी। यदि सिचुएशन सेम नहीं है तो हम उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। सो हमारा जो आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के के ग्राउंड पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है समाज में, हमको उसको रिमूव करना है। उसके बाद ये कहता है कि हमको इक्वल एक्सेस देना है। जो हमारी शॉप हैं, होटल, बेल्स, रोड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इन सब जगह हमको क्या, हर इंसान को इक्वलिटी देना है। और हमारा आर्टिकल 16 ये अपॉर्चुनिटी की बात की, सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हमारा आर्टिकल 17, जो हमारा आर्टिकल 17 है वो कहता है कि हमको हमारी समाज से जो हमारा अनटचेबिलिटी है, उनको क्या हम
रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और हमने एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की भी बात करी है। एबोलिशन टाइटल ये कहता है कि जो भी टाइटल थे, राजा ऑफ, महाराजा, महारानी ऑफ लखनऊ, ये सारी टाइटल्स क्या अब से यूज नहीं होंगे। अब से वो टाइटल यूज होंगे जो हमने अचीव किए हैं। क्या करी हैं बेटा? अचीव। सो जो हमारे अचीव्ड टाइटल्स हैं वही हम यूज करेंगे। सो हमने राइट टू इक्वलिटी में देखा कि हमने इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ की बात करी, जिसमें हमने बताया कि फ्रॉम चपरासी टू प्राइम मिनिस्टर हर इंसान एक समान माना जाएगा लॉ के अंडर। लेकिन हमने एक चीज और बात करी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि ये इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कहता है कि हम एक जिस सिचुएशंस के बेसिस पर हम इक्वलिटी देंगे, जैसे जो व्यक्ति वैसा है उसको हम उस तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। नाउ अब बात आती है इक्वलिटी एंड रिजर्वेशन की। आप कह सकते हो सर, जो हमने रिजर्वेशन दिया है, जो हमने रिजर्वेशन दिया है, क्या सर ये इक्वलिटी हुई? देखो बेटा, हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहां पर एक ग्रुप था, एक ग्रुप था लोअर कास्ट, ट्राइबल लोग, लोअर कास्ट। इनके साथ कई सालों से, लाखों सालों से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। इनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, इनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस वर्ग को हम कैसे मान लें कि जब हम फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, इसके पास बेसिक्स, इसको समाज में एक्सेप्टेशन मिल रही है, इसके पास हर चीज है, बट इसको एक्सेप्टेशन नहीं है, ये स्कूल पढ़ने की इसको आजादी नहीं है। तो क्या हम इन दोनों को सेम नाव में सवाल कर सकते हैं? नहीं। हमने रिजर्वेशन इसीलिए लाए लाए ताकि समाज में क्या आए? इक्वलिटी है समाज में, ताकि इक्वलिटी आए। क्योंकि एक बार जिसके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उस वर्ग को यदि हम रिजर्वेशन ना देते तो शायद आज हमको इक्वलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलती। सो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डज मीन मैन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। अब देखो, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि हम हर इंसान को सेम ट्रीट करें, क्योंकि हमारी समाज में ऑलरेडी इनइक्वलिटी है। तो हमको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिए हैं? क्या दिए हैं बेटा? हमने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लिए हैं, दिया है एक एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। जैसे कि वुमेन्स को हमने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिए हैं, चिल्ड्रंस को, और जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको क्या हमने बेटा स्पेशली ट्रीटमेंट दिए हैं, लाइक रिजर्वेशन। नाउ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। ये हमारा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से राइट है? राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अधिकार दिया गया है। उसके बाद राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट हार्म, आप असेंबल हो, आप एक जगह इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन आपको आर्म्स जैसे बंदूक वगैरह जो भी है आपको वह नहीं लाना है। फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, और जो भी आपकी यूनियन है, यूनियन एसोसिएशंस आप फॉर्म कर सकते हो। फ्रीडम आप पूरे ऑल ओवर द इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, आप ऑल द जो भी एरिया है इंडिया का उसमें जा सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन टू कैरी आउट, आप जो आप चीजें करना चाहते हो, जो बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, जो ऑक्यूपेशन करना चाहते हो, आप फ्री हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आपके जो आपकी जिंदगी है उसके लिए क्या हमने सेफ गार्ड, हम प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेगी। कौन, कहाँ लिखा गया है? हमारी ये फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन मैं बता दूं, हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर कुछ हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या लगाए हैं? रिस्ट्रिक्शंस लगाए, और ये रिस्ट्रिक्शन क्या है बेटा? पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन है। आगे हम देखेंगे एब्सोल्यूट के बारे में। नाउ हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल
आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किसकी बात करता है? हमारी लाइफ की, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है कि नो पर्सन शैल बी ड्राइव ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू। अब देखो, किसी भी इंसान के साथ हम उसकी लाइफ के साथ क्या भेदभाव नहीं करेंगे। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ब्रॉडली, इंक्लूडिंग दैट लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट लाइवलीहुड शेल्टर ऑल कंसर्न। अब देखो, जो तुम्हारी लाइवलीहुड है, क्या है बेटा? लाइवलीहुड है। आपके सेल्टर्स हैं, वो भी आपकी क्या लाइफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लाइफ से रिलेटेड। तो हम उसको क्या प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। जुडिशरी एक्सपांशन है, जिसको हमारे आर्टिकल 21 है, इसको भी क्या और मॉडिफाई किया है। नाउ अरेस्ट एंड डिटेंशन, जैसे कि एन अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी इन्फॉर्म। अब देखो, जब आपका अरेस्ट होता है तो आपको क्या, आपके पास अधिकार ये है कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा और आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि आपको किस बेसिस पर आपको अरेस्ट किया है। और मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेंगे कि जो आपका डिटेंशन हुआ है वो जस्टिफाई है या नहीं। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये होता क्या है कि कोई व्यक्ति ए व्यक्ति है, अब सरकार को इस पे क्या है, डाउट है कि ये व्यक्ति आने वाले समय में शायद कुछ ऐसी नेगेटिव चीज करेगा जो समाज के, देश के हित में नहीं होगा, देश की पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए सही नहीं होगा। तो इसको उस अनलॉफुल एक्टिविटी करने से पहले ही इसको क्या गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिवेंटेड डिटेंशन अलाउ डिटेंशन व्हेन स्टेट अपॉन दैट अ पर्सन मे थ्री इन लॉ ऑफ द। जब गवर्नमेंट को पता चले कि, स्टेट को पता चले कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, तो उसको पहले ही क्या गिरफ्तार किया जाएगा। नाउ फ्रीडम, जो हमारी फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू मूवमेंट। क्या है बेटा? राइट टू मूवमेंट। अब जो राइट टू मूवमेंट है कि आपके पास हम पूरी ऑल ओवर इंडिया में जा सकते हो, रह सकते हो, लेकिन बेटा इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाने पड़े? अब देखो, फॉर एग्जांपल जो हमारी ट्राइबल लोग हैं, क्या है बेटा? ट्राइबल लोग हैं, इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। ये हमारी मेन सोसाइटी का पार्ट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? ये हमारी मेन सोसाइटी का पार्ट नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि इनके कल्चर से कुछ, इस कल्चर को हम चेंज करने की कोशिश करें, तो हम इनको अकेला छोड़ना चाहते हैं। ये हम इनके साथ, इनके कल्चर के साथ हम कोई चेंज नहीं करना चाहते। तो हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर हम बहुत कम लोगों को ही क्या अलाउ करेंगे। सो ये क्या है बेटा? एक पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन है। क्या है बेटा? पॉजिटिव। ये समाज में ये लोगों के हित के लिए हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम में हमने कुछ किया बेटा, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जैसे कि आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो उसको क्या पीसफुल करोगे, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप विदाउट आर्म करोगे। क्या करोगे बेटा? विदाउट आर्म करोगे। सो एक और राइट, राइट ऑफ अक्यूज्ड। यदि आपको, आप एक क्या है, क्रिमिनल, जो क्रिमिनल है उसके लिए क्या क्या राइट्स हैं, जैसे कि नो डबल पनिशमेंट। कोई भी व्यक्ति एक बार गिरफ्तार हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जिसने क्राइम किया है और उस क्राइम का उसको एक बार
पनिश मिल गया तो उसको दोबारा उस क्राइम का के लिए आप पनिश नहीं कर सकते। नाउ नो रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आज तारीख है 21, एक लॉ बना है कि जो चोरी करेगा उसको 2 साल की जेल होगी, लेकिन जब 26 तारीख आती है तो एक लॉ वगैरह बन गया कि जो चोरी करेगा उसको 5 साल की सजा होगी। तो ये लॉ वगैरह बना है, ये आप बैक डेट से चालू नहीं करोगे। नो रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन। नाउ इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि नो सेल्फ क्रिमिनेशन, कि आप किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो अपने लिए कि आप किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ क्या कोई एविडेंस दे। नाउ अवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ये हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया है। ये आर्टिकल 23 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ एक्सप्लोटेशन होता है। एक्सप्लोटेशन जैसे फोर्स्ड लेबर, कि आप उनसे काम करवा रहे हैं 10-10, 12-12 घंटा, लेकिन सिर्फ उनको आप जो एक्चुअल पे है वो नहीं करवा रहे हो, तो ये तो एक्सप्लोटेशन हो रहा है। फोर्स लेवल की बात हुई। फिर कई बार हमको चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है। सो ये क्या है, हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। हमारा जो आर्टिकल 14 ये है, ये कहता है कि कोई भी चिल्ड्रन जो 14 साल से नीचे है उसको क्या आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाओगे। सो ये हमारे आर्टिकल 23 एंड 24। नाउ हमारा एक नेक्स्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अ पर्सन में चूज राइट। अब देखो, हर व्यक्ति के पास राइट है कि उसको कौन सा धर्म मानना है या कौन सा नहीं। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल को हमने राइट दिया है, यदि उसको जो धर्म पसंद आता है वो मान सकता है। और आपके पास जो भी आपका धर्म है उसको प्रोफेस, आप उसका प्रचार कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें भी कुछ लिमिटेशन लगाई है। क्या लगाई है बेटा? लिमिटेशन लगाई है। फ्रीडम, religious freedom is subjected to public order, morality, health and other constitution conditions। और हमारी अब देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, लेकिन उसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और हमारा जो कंट्री है क्या है बेटा? सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब हमारी एक देश का कोई भी ऑफिशियली ऑफिशियली हमारी देश इंडिया का कोई भी ऑफिशियली रिलीजन नहीं है। सो हमने क्या, हर एक रिलीजन को क्या फ्रीडम दिया है। नाउ हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। ये आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में दिया गया है। ये कहता है कि जो हमारा इंडिया है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और डाइवर्स कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट हमारे कल्चर है। तो इसमें क्या, जो हमारे कल्चरल राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। किसकी प्रोटेक्ट करने की बात? जो हमारी कल्चर है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। नाउ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32। हमारे जो बी आर अम्बेडकर हैं, इन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्या बोला है बेटा? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्यों बोला है? ये कहते हैं कि यदि ये आर्टिकल नहीं होता तो ये जैसा ये ऐसा होता कि एक इंसान के हमने अंदर से उसका दिल और उसकी आत्मा निकाल ली। क्योंकि ये कहते हैं कि यदि फंडामेंटल राइट्स हमने दे दिए लेकिन उनको
उनके लिए हमने प्रोटेक्शन नहीं दिए तो फंडामेंटल राइट्स कोई काम के नहीं। तो हमारा जो आर्टिकल 32 है ये फंडामेंटल राइट को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। सो रिमेंबर दैट। नाउ कुछ रिट्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं। क्या है, रिट्स हैं, ऑर्डर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। जैसे हैबिया कॉर्पस। हैबिया कॉर्पस ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है, क्या किया है बेटा, अरेस्ट किया है, उसको आपको जो ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा और उसको ग्राउंड बताएंगे, बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड में आपने उसको अरेस्ट किया है, और यदि वो ग्राउंड जस्टिफाई नहीं है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, छोड़ना पड़ेगा। एक है मैंडामस, ये इसका कॉमन नेम है बी कमांड। क्या है बेटा, बी कमांड। ये कहता है कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना करता है तो हम उस पर क्या, मैंडामस ऑर्डर या रिट लगा सकते हैं। एक है प्रोहिबिटेशन। क्या है, प्रोहिबिटेशन। ये कहता है हाई कोर्ट प्रिवेंट लोअर कोर्ट। अब देखो, जो हमारा हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से कह सकता है कि आपकी जो जुरिडिक्शन है वो खत्म हुई और ये केस हमको दे दीजिए। नाउ एक है क्यो वारंटो। चैलेंज अ पर्सन्स लीगल राइट टू होल्ड अ पब्लिक। अब देखो, कोई भी व्यक्ति अनलॉफुली किसी ऑफिस में काम करने लग जाता है तो ये उसके खिलाफ वारंट होगा। नाउ एक है सर्ट्यूनरी। हायर कोर्ट में कॉल फॉर ट्रांसफर रिव्यू ऑफ मैटर फ्रॉम। अब देखो, क्यों वारंटी में ये कहा गया है कि जो भी लोअर कोर्ट है उनसे जो हायर कोर्ट है वो कह सकते हैं कि ये जो केस है वो हमको ट्रांसफर कर दो। सो ये सब कुछ हमारे रिट्स में लिखा गया है। अब देखो, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन कौन करता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। और जो हमारी एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वैसे ही कमीशंस और सिविल सोसाइटीज भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या होता, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। नाउ अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में जानते हैं। डायरेक्टिव स्पेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वो होती हैं, ये गवर्नमेंट से कहती हैं कि आपको क्या, वेलफेयर के लिए आपको काम करने हैं। तो ये सब कुछ जो भी गाइडलाइंस हैं गाइडलाइंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए इसमें हमको चीजें दिए गए हैं। और जो डीपीएसपीस हैं क्या बेटा, नॉन जस्टिसेबल है। क्या है, नॉन जस्टिसेबल मतलब यदि इनका वॉयलेट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्या बेटा, कोर्ट नहीं जा सकते। सो आपको इसमें ये रखना है कि ये क्या है, ये क्या हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहते हैं गवर्नमेंट से कि आपको इन सब के लिए जो हमारे डीपीएसपी में लिखा है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44 में हमारा यूसीसी की बात की गई है कि गवर्नमेंट ये जो भी हमारा यूसीसी है उसको लाने के लिए प्रयास करेगी, क्योंकि ये क्या, समाज में वेलफेयर लाएगा। क्या लाएगा, वेलफेयर लाएगा। इक्वलिटी के लिए काम आपको करना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट के लिए काम करना। सो क्या है, ये गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये हमने चैप्टर्स में फंडामेंटल राइट्स पढ़े, डीपीएसपीस पढ़ी और देखा कैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उसको हमने प्रोटेक्ट किया है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी है कि यदि वायलेट होता है तो आप सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।